नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम इवनिंग में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं आज के प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ वायरल वीडियोस रखूँगा जो आज वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया में, और उस पर मुख्तसर उसकी तफसीलात पेश करूँगा। और साथ ही एक तस्वीर भी रखूँगा, एक स्वामी की वीडियो जो वायरल हो रही है उसकी भी तफसीलात। इसके अलावा अमेरिका में इस्लामोफोबिया किस अंदाज में फैल रहा है वो एक वाक़े से नज़र आ रहा है कि टॉयलेट में सिर्फ 2 मरतबा फ्लैश चलाने पर मुसलमान मुसाफिर को फ़्लाइट से बाहर कर दिया गया। उसकी सारी तफसीलात इंडिपेंडेंट अखबार में शाये की गई है, उसको मैं तफसीलात के साथ रखता हूँ। और चूँकि आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त जो है असम्बली इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान हो चुका है महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा समेत दीगर इलाक़ों में। तो महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना इत्तेहाद पर ख़तरात के बादल नज़र आ रहे हैं। वहीं पे मिस्र से एक ख़बर आई है कि अब वहाँ की जालिम सीसी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है हुकूमत पूरी तरह से रास्तों पे निकल आ रही है। वहाँ की कुछ तस्वीरें आई हैं जो मुकम्मल तौर पर जालिम सीसी के ख़िलाफ़ एहतिजाज कर रहे हैं। मैं उसकी भी तफसीलात आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले एक वीडियो देख लीजिए। ये तलबा की, जादवपुर यूनिवर्सिटी तलबा की, जो इस वक्त जो है कलकत्ता में बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं फैसिज़म के ख़िलाफ़, बीजेपी के ख़िलाफ़ और एनआरसी के ख़िलाफ़। ये लोग गो बाबुल, गो फ्रॉम बंगाल और गो मोदी, गो अमित शाह जैसे नारे लगा करके जो है वो बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़ अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ये तलबा के एक एहतिजाज का मंज़र है जो आप वीडियो में देख रहे हैं। इसकी मुख्तसर आवाज़ पे आप ज़रूर सुन लें। नाज़रीन गिरामी, सीधी बात अपने मेंबरशिप कार्ड के ऑफर के बाद ताजिरों के लिए लेकर आ रहा है एक और अनोखा ऑफर। अपने हलाल तिजारत का इश्तिहार यानी एडवर्टाइजमेंट 1 साल के लिए सीधी बात में करें और पूरे 60% रियायत पाएं। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। मज़ीद जानकारी और तफसीलात के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। नंबर है 9663027449। इसके बाद नाज़रीन एक और वीडियो जो वायरल हुई है इस वक्त वाराणसी की है, स्वामी की। देखिए इस वीडियो को, इस स्वामी को जो आप पुलिस थाने में देख रहे हैं, इस स्वामी पर इस वक्त एक खातून को ज़बरदस्ती बलात्कार करने का इस पर इल्ज़ाम लगा है। और इसको 1 साल से ये अपने यहाँ पर एक खातून को रख करके उस पर ज़बरदस्ती जो है रेप कर रहा था। इस तरह के इल्ज़ामात इस पर लगे हैं। और ये वीडियो इस वक्त जो वो पुलिस थाने में सफाई दे रहा था पुलिस को, वो वीडियो इस वक्त जो है वायरल हो रही है। और इस पर जो है इस वक्त बलात्कार करने का जो है इस इल्ज़ाम लगा है। और इसका नाम जो है बाबा सत्यानंद भारती बताया गया है। और इस वक्त वाराणसी पुलिस इस मामले की पूरी तहकीक कर रही है। वैसे नज़रीन, आजकल महसूस हो रहा है कि जो है इस तरह की ख़बरें लगातार निकल कर के आ रही हैं कि कहीं बाबा पर बलात्कार का जो है इल्ज़ाम लग रहा है तो कहीं पर जो है बीजेपी लीडरान को। इस दरमियान में एक और तस्वीर निकल कर के आई है कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद के बाद। अब ये बता रहा है कि ये रितेश तिवारी नाम का एक, अब इसका नाम सामने आया है और इस पर इल्ज़ाम लगा है कि जो है इसकी ये तस्वीर, नाज़ेबा तस्वीर जिसमें खातून के साथ जो है मालिश करवा रहा है अपने बदन की, वो निकल कर के सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। ये रितेश तिवारी है जो एक इसका बेटा है, जो एक बड़े नेता का, बीजेपी नेता का बेटा है। और इस तस्वीर को लेकर के जो है बहुत ही ज़्यादा इस वक्त तबसरे सोशल मीडिया में चल रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, एक बेंगलुरु के अलसूर से एक खबर आई है जिसमें एक ट्रैफिक पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई है। बताया जा रहा है कि अलसूर में एक पुलिस ने एक ट्रक ड्राइवर को कहा कि वो 1 वे में ले ले। जब वो 1 वे में लिया तो उसकी शिकायत करते हुए एक पुलिस उसके ट्रक में घुस गया और जो है उसके 1 वे में आने को लेकर के उससे
जो है पूछने लगा कि साइड में गाड़ी ले लो, लेकिन जब उससे थोड़ी बहुत बहस हुई तो उस वक्त जो है पुलिस कैमरे के सामने ही ड्राइवर को पीटता हुआ नजर आया। और ये एक तरह की जो है ट्रैफिक पुलिस की गुंडागर्दी सामने आ रही है और ये वीडियो इस वक्त लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होती जा रही है। ट्रैफिक पुलिस को लेकर के जब से जो है कवानीन में तब्दीली आई हैं उस वक्त से जो है ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ अवाम में गम गुस्सा पाया जा रहा है और बिलखुसूस रिक्शा और बाइकर्स को, इसके अलावा जो है ट्रक और मामूली जो ट्रक चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, वो लोग बहुत ही गुस्से में हैं कि मामूली बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है इस पर जुर्माना आयद किया जा रहा है। ऐसे हालत में जब वो इस तरह की ट्रैफिक पुलिस मज़ीद दादागिरी करे और थप्पड़ मारना शुरू कर दे तो जाहिर सी बात है कि ऐसे पुलिसों के ख़िलाफ़ ज़रूर ब ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस आवाम की खिदमत के लिए है, ना कि उन पर जुल्म ढाने के लिए। अब ये वीडियो अलसूर की जो बेंगलुरु की है वो भी वायरल हो रही है। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम आगे बढ़ते हैं और मिस्र की बातें करते हैं। मिस्र में इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त एहतिजाजात चल रही है सीसी, जालिम सीसी के ख़िलाफ़। ये वही सीसी है जो मोर्सी की हुकूमत का तख्ता पलट करके उनकी कुर्सी पर कब्ज़ा कर लिया था। अब इन पर इल्ज़ाम लगा है कि इसने जो है बहुत ज़्यादा घोटाला किया है, बदउनवानी का इल्ज़ाम सीसी पर लगा है और पूरी तरह से वहाँ के लोग इस वक्त पूरे मिस्र में इसके ख़िलाफ़ मैदान में उतर गए हैं और लगातार जो है कल रात से एहतिजाजात जारी हैं और सीसी के ख़िलाफ़ लगातार जो है क्रैकडाउन का ये मामला चल रहा है। और सीसी को लेकर के जो इस वक्त, वैसे भी सीसी की इस हुकूमत को गैर कानूनी हुकूमत कहा जाता है, लेकिन अमेरिका और दीगर कुछ खलीजी ममालिक के बैक सपोर्ट होने की वजह से सीसी अभी तक हुकूमत करता आया और मुर्सी और इख्वान मुस्लिमीन के कई लीडरान को लगातार फांसी की सज़ाएँ, उम्र कैद की सज़ाएँ दी जाती रही हैं। अब लगता है कि जो है सीसी के दिन भी भर गए हैं और वहाँ की हुकूमत, वहाँ के लोग और वहाँ के नौजवान इस वक्त पूरी तरह से जो है सीसी के ख़िलाफ़ एहतिजाज करते हुए मैदान में उतर आए हैं। अब देखना है कि कितना सीसी कितनी मुद्दत तक अपनी कुर्सी पर बना रहता है, इसलिए कि जो है जो एहतिजाजात मिस्र में और खलीजी ममालिक में होते हैं वो हमेशा से इनकलाबी शक्ल और सूरत इख्तियार कर लेते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि इतना लंबा एहतिजाज होने के बावजूद मेन स्ट्रीम मीडिया, अभी तक इंटरनेशनल मीडिया जो मुर्सी के ख़िलाफ़ छोटे से छोटे एहतिजाजात को लेकर के बहुत बड़ा बना करके पेश करता था, वो अब सीसी के ख़िलाफ़ पूरी का पूरा मिस्र रास्ते पर उतरने के बावजूद मीडिया में नहीं दिखा रहा है, जिससे मीडिया के दोगलेपन को वाज़ेह तौर पे बयान करता है। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम बात करते हैं असम्बली इंतखाबात की जो आने वाले हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि असम्बली इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। 21 अक्टूबर से कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा वगैरह में ऐलान किया जा चुका है। आज यहाँ के इंतखाबात के संभालने वाली इंतज़ामिया की जानिब से। तो इस बीच में खबर निकल कर के आई है कि महाराष्ट्र में शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि बीजेपी के साथ इत्तेहाद बरकरार है और दोनों पार्टियां आइंदा इंतखाबात 135 से 135 नशिस्तों पर लड़ेंगी। उद्धव ने मुख्तलिफ क़ियास आराइयों के दरमियान ये बात कही है, लेकिन खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि बीजेपी ने अभी इस सिलसिले में कुछ भी फाइनल नहीं किया है। बीजेपी 50-50 फार्मूला इख्तियार नहीं करना चाहती और बीजेपी व शिवसेना के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वैसे उद्धव ठाकरे का कहना है कि 135 से 135 सीट के फार्मूले पर बीजेपी सदर अमित शाह और वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने फैसला किया है और हम इसी पर कारबंद हैं और इस इत्तेहाद के बारे में जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन अंदरूनी खबरें ये आ रही है कि जो है बीजेपी इस वक्त जो है 135 से 135 शेयर्स को लेकर के, यानी कुर्सियों के शेयर्स को लेकर के, टिकटों के शेयर्स को लेकर के वो राज़ी नहीं है। ऐसे हालात में लगता है कि जो है बीजेपी और शिवसेना के दरमियान दूरियां पैदा होने वाली हैं, वो अलग अलग होकर के लड़ने वाली हैं। बहर नाज़रीन, एनआरसी के बारे में बिहार से खबर आई है कि बिहार में एनआरसी मामले को लेकर के हिज़्ब इख्तिदार जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के साथ नायब वज़ीर आला और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सुशील कुमार मोदी जहां रियासत में कौमी सिटीज़न रजिस्ट्री के मुखालिफ हैं, वहीं नीतीश हुकूमत के महसूलात और इस्लाहात अराजी और बीजेपी लीडर राम नारायण मंडल ने कहा कि रियासत में एनआरसी का निफाज होगा और इस पर किसी तरह का इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है कि बिहार में भी अब एनआरसी को लेकर के पार्टियों के दरमियान खुद बीजेपी के पार्टी में जो है इस वक्त इख्तिलाफात साफ तौर पे सामने आ रहे हैं। मंडल ने यहाँ भागलपुर और बांका ज़िले के महकमा जाती अहदेदारान के साथ जायज़ा मीटिंग के बाद नामा निगार 1 से
बातचीत में कहा कि बिहार में भी एनआरसी का निफाज होगा और इस पर किसी तरह का इख्तिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनआरसी नाफिज होने से आम लोगों का काफ़ी फ़ायदा होगा, वहीं गलत तरीके से रहने वाले लोगों की सरगर्मियों पर रोक लग पाएगी। गौरतलब है कि मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने बुध को रांची में कहा था कि एनआरसी पूरे मुल्क में नाफिज होगा। साथ ही मरकजी वजीर गिरिराज सिंह समेत बीजेपी के दीगर लीडरान बिहार में भी इसे नाफिज करने की मांग कर रहे हैं। वहीं नायब वजीर आला मोदी ने कहा है कि बिहार में एनआरसी का निफाज ज़ेरे गौर नहीं है, यानी अभी तक इसको जो है लाजमी नहीं समझा गया है। वजीर ने भी कहा कि रियासत की कुछ अजला में सैलाब के इम्कानात को देखते हुए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मुतासिरा इलाकों में NDTRF को अलर्ट कर दिया गया है। महकम नाज़रीन, एनआरसी इस वक्त पूरे मुल्क का मुद्दा बन चुका है, हर रियासत का मुद्दा बन चुका है। ऐसे हालात में जो है कहीं पर कल ही बंगाल से खबर आई कि ममता बनर्जी ने जो है किसी भी हालत में वहाँ एनआरसी आने नहीं दिया जाएगा। तो इसी तरह मुख्तलिफ रियासतों में एनआरसी को लेकर के मुतज़ाद बयानात हैं, कोई लाना चाहता है, कोई नहीं लाना चाहता। अब देखना है कि अगले दिनों में एनआरसी किस तरह का हंगामा खड़ा करता है। महकम नाज़रीन, इस दरमियान में खबर निकल कर के आई है कश्मीर को लेकर के अजीत डोभाल के रवैये और उसके बयानात को मुतनाज़ बताया जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA अजीत डोभाल ने गुज़िश्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर में कश्मीर के हालात के बारे में मीडिया को जानकारी दी है। इसको मीडिया के साथ डायलॉग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस प्रोग्राम से जुड़ी खबरों में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि उनसे अगर सवाल पूछे भी गए तो वो क्या थे और किसके ज़रिए पूछे गए थे। दीगर चीज़ों के अलावा NSA ने यह दोहराया कि जम्मू कश्मीर रियासत को लेकर मरकज़ के फैसले एक इंटरनल सिस्टम का हिस्सा है। ये बात किसी से छुपी नहीं रह सकी कि मीडिया ब्रीफिंग अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के जरिए कश्मीर में बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लेने को लेकर तशवीश के इजहार के ठीक बाद हुई है। इस बयान में अमेरिका के जरिए हुकूमत हिंद से हुकूक इंसानी के एहतराम की भी अपील की गई है। ये सवाल पूछा जाना बनता है कि एक तरफ जब हुकूमत ये दावा कर रही है कि कश्मीर में हालात हमारा अंदरूनी मामला है, तब एक तरह से अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के बयान के बाद वो अपनी पोजीशन को वाज़ेह करने के लिए परेशान क्यों थी। यहाँ एक तजाद तवज्जो के काबिल है। एक तरफ तो हुकूमत कश्मीर के हालात का इंटरनल सिस्टम होने का दावा कर रही है, दूसरी तरफ NSA का ये कहना है कि कश्मीर के हालात और उसका मुस्तकबिल पूरी तरह से पाकिस्तान के रवैये पर मुनहसर करता है। सवाल पूछा जा सकता है कि आखिर ऐसा क्यों हो सकता है कि एक तरफ तो हुकूमत ये जुर्रतमंदाना दावा करे कि उसने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है और उसकी हर तरह से कमर तोड़ दी है, वहीं दूसरी तरफ हुकूमत हिंद खुद ही कश्मीर के हालात को तय करने में पाकिस्तान को फैसलाकुन रोल दे। NSA का यह दावा है कि कश्मीर में अक्सरियत पूरी तरह से आर्टिकल 370 को खोखला करने के फैसले की हिमायत में है। अगर ऐसा है तो सियासी रहनुमाओं और कारकुनान को बिना किसी इल्ज़ाम कितने लंबे अरसे से हिरासत में रखने की वजाहत कैसे दी जा सकती है। अगर कश्मीरी पूरी तरह से हुकूमत के साथ हैं तो उनके रहनुमाओं के बड़े जलसे को खिताब करने के इम्कान से हुकूमत को डर क्यों लग रहा है। NSA ने कहा है कि हम सियासतदानों को बड़े इजलास को खिताब करने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। ये बात बईदस फहम है कि आखिर जब अक्सरियत आर्टिकल 370 को कमज़ोर करने की हिमायत में है तो फिर कैसे इस सूरत हाल का इस्तेमाल दहशतगर्दों के जरिए किया जा सकता है। ना ही ये दावा भी किया जा सकता है कि दहशतगर्दों ने पहली बार रियासत में दखलंदाजी करने की कोशिश की है। NSA ने यह भी दावा किया है कि कश्मीरी आवाम को 70 सालों से उनकी जमहूरी हुकूक से महरूम रखा गया है। ये बात समझ में आने वाली नहीं है कि जब हुकूमत हिंद के जरिए उठाए गए इक़दाम को अक्सरियत की हिमायत हासिल है, तब कश्मीरियों की जमहूरी हुकूक की बहाली के ऐलान के साथ कश्मीरी सियासतदानों, सियासी कारकुनान और कारोबारियों को इस तरह से हिरासत में लेने की क्या ज़रूरत है। ये भी अजीब है कि एक तरफ तो हुकूमत दावा कर रही है कि अक्सरियत आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के फैसले की हिमायत में है, लेकिन दूसरी तरफ हिमायत इतनी नाजुक भी है कि हुकूमत को यह डर सता रहा है कि कश्मीर की तालाबंदी ख़त्म करने और हुकूक इंसानी की बहाली की सूरत में कश्मीर के अंदर पाकिस्तान बदअमनी फैलाने, उकसाने, डराने और धमकाने का काम कर सकता है, जिससे इसकी हिफाजत करने की ज़रूरत है। NSA ने साफ किया है कि पब्लिक ऑर्डर और शहरियों की हिफाजत कहीं ज़्यादा अहमियत रखती है। ऐसे में सवाल उठना ज़रूरी है कि आखिर जब 70 सालों के बाद कश्मीरियों की जमहूरी हुकूक की बहाली कर दी गई है, जिससे उनको अब तक महरूम रखा गया था, और पाकिस्तान की हैसियत में गिरावट आने का बार बार दावा किया जाता है, जो हिंदुस्तान को चैलेंज देने या आलमी राय आमा को मुतासिर करने की उसकी सलाहियत दोनों सतहों पर है, तब कश्मीर की तालाबंदी की क्या ज़रूरत है। NSA ने मीडिया को जो बताया, इससे यही पैगाम मिलता है कि हिंदुस्तान को पहले के किसी भी वक्त के मुकाबले में आज पाकिस्तान से ज़्यादा ख़तरा है, और ये उस पॉइंट तक आ गया है कि हुकूमत का कश्मीर पॉलिसी पूरी तरह से पाकिस्तान के अच्छे सलूक पर मुनहसिर है। रियासत की गैर मामूली तालाबंदी असल में सरकारी इक़दाम को कश्मीरियों की वसी हिमायत की NSA के दावे से मेल नहीं खाती।
कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के इल्ज़ामात का इससे अच्छा कोई जवाब नहीं हो सकता था कि वहाँ के लोगों और सियासी रहनुमाओं को बड़ी तादाद में बाहर आकर एक सुर में आर्टिकल 370 को कमज़ोर करने की हिमायत में खुलकर बोलने दिया जाता। इससे एक शफाफ और जमहूरी मुल्क के कामकाज में मुदाखलत करने के लिए पाकिस्तान को शर्मिंदा करने में भी मदद मिलती। ऐसा करके अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट और यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं के जरिए कश्मीर को दो तरफा मामला कबूल करने के बाद भी जाहिर की गई तशवीश को दूर करने में भी मदद मिलती। गौरतलब है कि कश्मीर को दो तरफा मामला कबूल करने के बाद भी अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट और यूरोपीय यूनियन ने अपने अंदरूनी मामले से निपटने के हिंदुस्तान के तरीके के हुकूक इंसानी को लेकर तशवीश का इजहार किया है। कुल मिलाकर ये नेसी ने मीडिया को जो बताया वह ऐसे तजादों से पुर है जिनका जवाब नहीं है और उससे वो तशवीश दूर नहीं हुई जिसकी उम्मीद उनको रही होगी। भाई के नाज़रीन, कश्मीर चूँकि अभी भी बंद है और वहाँ के हालात बहुत ही ख़तरनाक होते जा रहे हैं, ऐसे हालात में जो है भारतीय हुकूमत के रवैये को लेकर के मुल्क भर में ही नहीं बल्कि जो है बैरून मुल्क में भी जो है तशवीश का इजहार किया जा रहा है और इसको जो है आलमी मीडिया बुरी तरह से जो है इंसानी हुकूक की पामाली को लेकर लिख भी रहा है और एहतिजाज भी कर रहा है। महकम नज़रीन, मैं आज की आखिरी खबर अमेरिका के ताल्लुक़ से आपके सामने रखता हूँ कि अमेरिका में किस तरह से इस्लामोफोबिया फैला हुआ है और किस तरह से जो है परेशान किया जाता है मुसलमान मुसाफिरों को लेकर के। अब्दुर्रऊफ़ अल खवालिद और ईसाम अब्दुल्ला ने कहा है कि केबिन के अमले ने इस वजह से तैयारी को खड़ा कर दिया कि वो हम दो अफराद के साथ परवाज़ में अपने आप को पुरसुकून महसूस नहीं कर रहे थे। उससे पहले नाज़रीन, में तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि जो दो मुस्लिम मुसाफिरों को वहाँ की एक अमरीकी फ़िज़ाई कंपनी ने तैयारे से इस वजह से निकाल दिया कि वो तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को तशवीश बता रहे थे। कौंसिल बराए अमरीकी इस्लामी ताल्लुकात के ज़ेर एहतिमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल्ला ने कहा, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक और ज़िल्लत आमेज़ दिन था। ये बयान देते हुए अब्दुल्ला रो पड़े। उन्होंने कहा, इस इक़दाम से मैं और मेरा ख़ानदान बेहद दबाव का शिकार है। बाज़ औक़ात रात को सोना मुश्किल हो जाता है। जो लोग इस हरकत के ज़िम्मेदार हैं उन्हें कैफरी किरदार तक पहुँचना चाहिए। दोनों मुसाफिर अलग अलग सफ़र कर रहे थे, लेकिन बरतानवी शहर बर्मिंघम से अमरीकी रियासत अलबामा और फिर रियासत टेक्सास के शहर डेलास जाने वाली परवाज़ में सवार होने के बाद दोनों ने एक दूसरे को पहचान कर हाथ हिलाया था। दोनों मुसलमान थे। कई बार ऐलान किया गया कि तैयारे में टेक्निकी मसाइल की वजह से परवाज़ ताख़िर का शिकार है। इस दौरान अब्दुल्ला टॉयलेट चले गए। जब वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक फ़्लाइट अटेंडेंट टॉयलेट के जरिए दरवाजे पर खड़ा कुछ सुन रहा था। अब्दुल्ला ने कहा, टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद जब मैंने उसका दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर फ्लाइट अटेंडेंट को देखकर हैरान रह गया। मुझे सख्त सदमा पहुंचा, लेकिन मैं अपनी नशिस्त पर वापस चला गया। 10 मिनट बाद ऐलान किया गया कि परवाज़ मनसूख कर दी गई है। तमाम मुसाफिर तैयारे से उतर गए। अब्दुल्ला ने कहा, सूरत हाल वाज़ेह नहीं थी। तमाम मुसाफिरों को बताया गया कि वो 3 घंटे के बाद दोपहर 12:40 पर एक और परवाज़ से रवाना होंगे। सूट पहने एक साहब नमूदार हुए जो हवाई अड्डे के सिक्योरिटी अमले का कारकुन लगते थे। उन्होंने बारी बारी दोनों मुसाफिरों के पास जाकर अलबामा के सफ़र के बारे में पूछा। अब्दुर्रऊफ़ अल खवालिदे और ईसाम अब्दुल्ला वक्त गुजारी के लिए काफ़ी पीने स्टारबक्स चले गए। स्टारबक्स अमरीकी काफ़ी कंपनी है। अब्दुल्ला का दावा है कि इस दौरान हवाई अड्डे की पुलिस ने उनके हर हरकत पर नज़र रखी हुई थी। उन्होंने कहा, आप कह सकते हैं कि वो हर जगह हमारा ताक़ुब कर रहे थे। एक बार जब दोनों हवाई अड्डे पर अपने अगली फ्लाइट के दरवाजे के पास बैठे थे तो एक शख्स ने उनके पास आकर अपना तारुफ FBI के एजेंट की हैसियत से कराया और अब्दुल्ला से कहा वो उनके साथ अलहदा सिक्योरिटी एरिया में जाकर बात करें। एजेंट ने यह भी कहा उनका सामान दोबारा चेक किया जाएगा। अब्दुल्ला के मुताबिक परवाज़ के केबिन अमले ने पुलिस को बुलाया था क्योंकि उन्हें उनकी और अल खवालिदे की मौजूदगी में परवाज़ में परेशानी का सामना था। जब अब्दुल्ला ने पूछा कि ऐसा क्यों है तो उन्हें बताया गया कि उसकी वजह यह है कि उन्होंने कमरे आराम में यानी कि टॉयलेट में जाने के बाद 2 मरतबा पानी बहाया था, यानी फ्लश का बटन दबाया था। अब्दुल्ला को परवाज़ में सवार होने के लिए जाने की इजाज़त दे दी गई, लेकिन उनका कहना था कि उन्होंने अपने आप को मुजरिमों जैसा महसूस किया। जब वो सिक्योरिटी रूम से निकले तो बड़ी तादाद में फ़ौजी
पुलिस और कुत्ते उनके इंतजार में थे। अब्दुल्ला ने कहा, मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे नस्ल और मजहब की वजह से इम्तियाजी सलूक का निशाना बना रहे थे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान इस तरह के बुरे तजुर्बे से गुजरे। अल-खवालिदे ने मजीद कहा, मैं एक वफादार कस्टमर की तरह 1989 से इस फिजाई कंपनी के तैयारों में सफ़र कर रहा हूँ। मैं अमेरिकन एयरलाइन से 10 लाख मील से ज़्यादा का सफ़र कर चुका हूँ। सैकड़ों मुसाफिरों की मौजूदगी में कानून नाफिज करने वाले इदारों की बदसलूकी, शिबाह नस्ल की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक, पूछगछ किसी वजह के बगैर, अलग से सामान की दोबारा जांच पड़ताल, ये सब फजूल, नाकाबिल कबूल और गैर अमरीकी रवैया है। इस तरह कहते हुए उन्होंने जो है उनके साथ पेश आए हुए सारे वाक़यात को बयान किया और कहा कि इस्लामोफोबिया की वजह से किस तरह जो है मुसलमानों को फ्लैट से बाहर निकाल कर उनकी बेइज्जती की गई। बहकैफ नाज़रीन, जाहिर सी बात है कि इस्लामोफोबिया अब इस वक्त जो है हर कंट्री में इस तरह से है और मखसूस तौर पे जो है मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। ये इस बात तो इस वक्त ढकी छुपी नहीं है, लेकिन जब अमेरिका और इस तरह के बड़े बड़े शहरों से और बड़े बड़े रियासतों से जब ये बातें निकल कर के सामने आती हैं जो ख़ुद को जमहूरियत और न जाने कैसे कैसे लेबल अपने यहाँ लगा लेते हैं, तब जो है ये बात वाकई तशवीशनाक होती है। बहकैफ नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।